आज हमारा जो टॉपिक है ना वो रोमन एम्पायर है, लेकिन रोमन एम्पायर की जो हिस्ट्री है ना वो काफी, रोमन एम्पायर की नहीं, सिर्फ रोमन्स की हिस्ट्री का ये बात कहूंगा, एम्पायर को रहने देते हैं अभी। रोमन्स की हिस्ट्री जो है ये बहुत लेंथी हिस्ट्री है। मतलब चाइनीज हिस्ट्री से तो कम ही है, लेकिन उसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं मुसलमानों को, जो जिसमें क्योंकि रोमन्स जो हैं जैसे ज्यूज हैं, जैसे का वो क्रैश के लोग थे वो हमारे डायरेक्ट एनिमीज थे। उसी तरह रोमन्स भी हमारे जो सीरा की स्टोरी के और फिर खुलफा राशिदीन के दौर के सबसे बड़े हमारे एनिमी साइड पे वो थे। तो हम मोस्टली वाकयात सीरा के पढ़ लेते हैं, लेकिन हम समझते नहीं कि जब रोमन से हम लड़ रहे हैं तो हम कितनी बड़ी पावर से मुकाबला कर रहे थे, क्योंकि हमें रोमन की स्टोरी का आइडिया ही नहीं है कि रोमन्स ने कितना काम किया। तो मैंने रोमन्स का ना लेक्चर जो है ये 4 लेक्चर में डिवाइड करेंगे हम 4 पार्ट में रोमन हिस्ट्री को। और आज हम पार्ट 1 करेंगे और कल पार्ट 2 और नेक्स्ट वीक हम 2 पार्ट में करेंगे, और इस तरह हमारी पूरी रोमन हिस्ट्री कवर हो जाएगी स्टार्ट से एंड तक। तो ये काफी लेंथ किया। आज हम इनका पॉलिटिकल सिस्टम, इनका बैकग्राउंड, ये कहाँ से आए, कौन थे, और इनका सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इनका सिस्टम किस तरह चला और इन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस कैसे अप्लाई और क्या हुआ। तो लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अब हम जरा स्टोरी को पीछे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम कन्फ्यूशनिज्म के बारे में बात की थी, सिल्क रोड के बारे में बात की थी। ये सारा कुछ था 200 BCE में। मतलब ये रफली हजरत ईसा की पैदाइश से 200 साल पुरानी बात है, या 300 साल पुरानी, अलेक्जेंडर का दौर ले लें। लेकिन जो अब रोमन्स की हिस्ट्री है ये इसकी स्टार्ट हम कर रहे हैं हिस्ट्री 753 BC में। मतलब हम जा रहे हैं कोई 500 साल और पीछे, हजरत ईसा के आने से 700 साल पुरानी स्टोरी स्टार्ट करने लगे, क्योंकि हम बिल्कुल इनका ओरिजिन स्टार्ट करेंगे। अभी तो साइरस भी नहीं है हिस्ट्री में, पर्शियंस भी नहीं है मैप पे, सबका दौर चल रहा है रोमन, तो सिर्फ ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स के पुराने। तो जो रोमन्स थे ना, मैं स्क्रीन के साथ शेयर कर देता हूँ। रोमन्स जो थे ना ये इटली में रहते थे। ये इटली है मैप के ऊपर। ये ये वाली जो जगह है ये ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं जो हमने पढ़ी थी, जिसमें एथेंस आ जाता है, मैसेडोन आ जाता है, और ये तुर्की है। ये सारा ये तुर्की का एरिया है, ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर ग्रीक सिटी स्टेट्स है। ये रोम है अलग बिल्कुल, ये इटली का एरिया है, और ये रोम का सिटी ऑफ रोम है जो है सेंटर में बिल्कुल इसके। लेकिन ये पहले इस तरह की था नहीं रोम। दरअसल रोम जो था वो एज यूजुअल जो टिपिकल स्टोरी शुड स्टार्ट होने में होता है, एक कबीले थे काफी सारे जो इधर रोम में रहते थे। रोम एक सिटी था जो 7 हिल्स पे बिल्ट था, और लैटियम या लैटिन सिटी था, और वहां पे ये रोमन्स रहते थे। तब इसका नाम रोम नहीं था, बाय द वे लैटियम इसको कहते थे या लैटिन कहते थे। और ये कबीले रहते थे, ट्राइबल सेटलमेंट थी इनकी यहाँ पे, और इनके जो और एक बड़े छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल था जो यहाँ पे रह रहा था कबीलों की शक्ल। और इनके नॉर्थ में एक ग्रुप रहता था जिनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें उनके बारे में इतना पता नहीं है। एट्रस्कन्स रहते थे इनके नॉर्थ। एट्रस्कन्स रहते थे इनके नॉर्थ में। इनका इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जरूरी होगा, लेकिन इनकी हम लैंग्वेज डिसाइफर नहीं कर सकते, इसलिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन काफी लिमिटेड है। लेकिन ये एक बड़ी मतलब वेल डेवलप्ड सोसाइटी थी इनकी। एट्रस्कन्स रहते थे नॉर्थ में, और रोम के साउथ में रहते थे ग्रीक्स। तो ये ग्रीक सिटी स्टेट्स थी साउथ में, और रोम के नॉर्थ में थे एट्रस्कन। रोम बिल्कुल उनके दरमियान में फॉल करता था। रोम की ट्राइबल सेटलमेंट्स बिल्कुल इन दोनों जगहों के दरमियान में आती थी। अब इससे हुआ ये कि सारे जो लोग क्योंकि ग्रीक कॉलोनीज जो थी साउथ की, वो एट्रस्कन के साथ ट्रेडिंग किया करती थी। और इस ट्रेडिंग के लिए इनको ये फायदा मिलता था कि क्योंकि रोम सेंटर पे था, तो रोम के थ्रू ट्रेडिंग हो रही, मतलब रोम के थ्रू ट्रेडर्स गुजरते थे, रोम के थ्रू लोग गुजरते थे, और रोम इनके ट्रेडिंग रूट के सेंटर पे बिल्कुल दरमियान में आता है। इससे ये हुआ कि रोम एक तो ट्रेडर्स के लिए जगह बन गया रुकने की। उसके साथ साथ ये है कि जो इन दोनों शहरों से ग्रीक कॉलोनी से लोग भागते थे, इमिग्रेट करते थे, इमिग्रेंट्स होते थे, एट्रस्कन के इमिग्रेंट्स होते थे, वो आके रोम में ठहरते थे। और जो बाहर किसी ने चोरी किया, डाका किया, कोई गलती की और वो भागता था, क्रिमिनल होता था, वो भी रोम में आके रहने लग पड़ते थे। और रोम में आने का फायदा ये था कि रोमन जो थे वो, क्योंकि थोड़ी सी सेटलमेंट थी, तो वो सिटीजनशिप बड़े आराम से दे देते थे, और आपको बेसिकली रोमन कहने लग पड़ते। क्योंकि और उनको ये नहीं होता था कि आप प्योर ब्लडेड ग्रीक हो या ट्रस्टन हो, उनको आपको रोमन मानने लग पड़ते थे अगर आप उनके साथ आके रहते थे वहां। तो अब रोमन्स की जो मतलब रोमन आए कहाँ से ना, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। रोमन्स की जो है ना वो समझते हैं कि वो यहाँ से आए हैं, तुर्की वाली साइड से या कहीं से मिडल ईस्ट से आए थे। वो ग्रीक से पुरानी जंगें हुई थी 2-3 कौमों की, ट्रोजन वॉर एक वॉर हुई थी, वो किसी दिन डिटेल में देख लेंगे। लेकिन एक वॉर थी उसमें ग्रीक्स ने लड़ा था ट्रोजन्स के खिलाफ, ट्रॉय के लोगों के खिलाफ। मूवी मूवी भी है उसके ऊपर।
और उसमें ये है कि जो ट्रोजन वॉर का जो हीरो था, जो बच के भाग गया था ट्रॉय ट्रॉय से, ट्रॉय शहर तबाह हो गया था और ग्रीक जंग जीत गए थे, वो कहते हैं कि वो रोम आ गया था और वो रोम आके रहने लग पड़ा। और काफी साल मतलब उसने यहाँ पे सेटलमेंट, रोम में जो लैटियम पे सेटलमेंट थी वो उसने बनाई। और रोमन्स की जो, लेकिन बेसिक रीजन ऑफ रोम क्या है, जो बेसिक यहाँ से रोमन्स का नाम निकल रहा है, कि दो भाई थे, रोम्यूलस और रीमस। ये दो भाई थे जिन्होंने फाउंडेशन रखी रोमन एम्पायर की। काफी मिथोलॉजी का, मतलब वो मिथोलॉजी टाइप की स्टोरी है इसमें, कि उनको एक वुल्फ ने पाला और क्या क्या किया, लेकिन वो हम बेसिक स्टार्ट यही है कि रोमुलस रीमस दो भाई थे और उन्होंने बुनियाद रखी रोम की। लेकिन उसके बाद जो रोमुलस है उसने रीमस को मार दिया और उसने रोमुलस ने अपने नाम पे रोम को नाम दिया, क्योंकि वो रोमुलस था तो उसने फिर लैटियम को नाम चेंज किया, रोम रख दिया। और इस तरह उसने रोम सिटी को स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद उसने दौर शुरू किया, क्योंकि वो पहला किंग था रोम का, तो उसके बाद उसने किंगशिप का दौर शुरू हो गया। और आने वाले काफी साल, मतलब फॉर द नेक्स्ट 200-300 ईयर्स, 400 ईयर्स रफली, 753 से लेके आने वाले काफी, मतलब फॉर 200-300 ईयर्स रोमन जो है वो किंगशिप देखते रहे। मोनार्की थी, बादशाह थी, किंग्स आते रहे रोम में और वो किंगशिप से रोम को रूल करते रहे। इसके बाद ये हुआ कि जब मैं ऑब्वियसली 200 साल बाद जब काफी 8-7 किंग्स गुजर गए, तो उसके बाद ये है कि करप्शन बढ़ गई और किंग्स को आखिरकार इनको हटाना पड़ा रोमन्स को, क्योंकि उनके जो किंग्स थे वो करप्ट हो गए और वो दो नंबरी कर रहे थे, तो उन्होंने किंगशिप को खत्म किया। और उसके बाद ये है कि उन्होंने अपना सिस्टम थोड़ा सा चेंज करने लग गए, क्योंकि इनके नॉर्थ में ट्रस्कन्स थे। तो ट्रस्कन से इन्होंने बहुत सारी चीजें बोरो की, जैसे कि मिलिट्री का स्टाइल, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर इन्होंने ट्रस्कन से बोरो किया। ग्रीक से भी इन्होंने बहुत चीजें बोरो की, वो तो हम आगे भी पढ़ते हैं क्या किया। लेकिन एट्रस्कन्स की खासियत ये थी कि रोमन्स जो थे लैटिन बोलते थे, एट्रस्कन्स भी लैटिन बोलते थे। एट्रस्कन्स ने बेसिकली लैटिन के अल्फाबेट बनाए थे, क्योंकि जो ग्रीक है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक लैंग्वेज इस तरह की है और लैटिन इस तरह की है। तो लैटिन और ग्रीक काफी मिलती जुलती लैंग्वेजेस हैं। तो जो एट्रस्कन्स थे उन्होंने ग्रीक अल्फाबेट्स पकड़ के उनको लैटिन में कन्वर्ट किया और उनको लैटिन यूज करना शुरू किया। और वो लैटिन फिर रोमन्स ने इनसे, एट्रस्कन से ले ली, क्योंकि उनके वही बातें रास्तों में आते थे, तो उन्होंने इनसे बोरो कर लिया। और इस तरह ये है कि रोम ने अपना अब ऐसे ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज किया, क्योंकि उनको ये खौफ आ गया कि एक बंदे के हाथ में सारी पावर देना सिस्टम गिरा देगा। तो रोमन्स ने आखिरकार रिपब्लिक बनाने का फैसला किया। पहले तो ये बता दूंगा रिपब्लिक होती क्या है। रिपब्लिक तो सिंपली ये है कि एक ऐसी स्टेट जिसमें सारी सुप्रीम पावर जो है ना, वो लोगों के हाथ में है। और लोगों के हाथ में, और लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक, वो एक सेनेट को सिलेक्ट करेंगे, वोट करके बनाएंगे, सेनेट बनाएंगे। और वो सेनेट जो है, और वो फिर, और प्रेसिडेंट भी वही लोग ही इलेक्ट करेंगे। बेसिकली जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है काफी हद तक वो रिपब्लिक का सिस्टम है, कि आपने सारी सुप्रीम पावर लोगों के हाथ में होगी और प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, बादशाह नहीं होगी। तो रोमन्स ने रिपब्लिक का आइडिया इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा कि हम रिपब्लिक बनाए। ग्रीक सिटी स्टेट्स में रहते थे, डेमोक्रेसी थी वहां पे, और वहां पे कहीं मोनार्की थी। यहाँ पे इन्होंने, रोमन्स ने रिपब्लिक का आइडिया इंट्रोड्यूस कर दिया और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिया। और उन्होंने ये श्योर किया कि एक बंदे के हाथ में सारी पावर ना जाए। तो इसके लिए उन्होंने तैयार किया, उन्होंने दो कंसल बनाए। अब बल्कि दो कंसल से पहले भी एक बात बता दूं, रोमन्स जो थे ना, इनका सिस्टम था कि ये दो लोगों में मानते थे अपने आप को, एक पेट्रिशियंस थे और एक प्लिबियंस। पेट्रिशियंस वो लोग थे जो एलीट क्लास थी रोम, और वो खास नोबल फैमिली थी, जो मतलब जिनकी नजर में नोबल ब्लड था। और प्लिबियंस बाकी सारे रोम के आम सादा लोगों को कहा जाता था। तो ये दो ग्रुप्स ऑफ पीपल थे जो रोम को चला रहे थे, पेट्रिशियंस चला रहे थे और प्लिबियंस आम लोग होते थे। ये दो क्लासेस थी रोम की। और पेट्रिशियंस तो इन्होंने, अब क्योंकि नया पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रक्चर किया, तो इन्होंने इस नया पॉलिटिकल सिस्टम में ये किया कि इन्होंने सेनेट बनाई। और इन्होंने सेनेट में क्या किया कि पेट्रिशियंस ने 300 पेट्रिशियंस फैमिलीज जो थी ना, 300 लोग पेट्रिशियंस ने सेनेट बना दी। और ये नोबल फैमिली। और इन्होंने डिसाइड ये किया कि हम, सेनेट जो है ये जो 300 लोगों की जो पेट्रिशियन से बनी हुई है, ये सिलेक्ट करेगी एक, दो लीडर्स हर साल। वो दो लीडर्स को ये लीडर नहीं कहेंगे, उनको कंसल कहेंगे, CONSUL, कंसल। दो कंसल सेलेक्ट होंगे और उनके ऊपर दो तीन रूल होगा। एक तो वो पहली बात होंगे पेट्रिशियंस में से होंगे कंसल। दूसरी बात ये है कि वो जो कंसल होंगे दोनों, वो एक दूसरे की पावर को चेक में रखेंगे। इसलिए दो होने का फायदा ये था कि कोई एक दूसरे पे, बादशाह अकेला होता है तो उसके पास सारी पावर होती, दो कंसल होने से होगा कि दोनों का दो प्रेसिडेंट होंगे सादा जुबान में। तो दोनों इसमें एक दूसरे की पावर को चेक पे रखेंगे। दोनों एक साल हुकूमत करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। और एक साल बाद उनसे ले ली जाएगी उनकी पावर और नया इलेक्ट होगा, नए दो इलेक्ट होंगे कंसल। और जो बंदा एक दफा कंसल बन गया वो अगले 10 साल कंसल दोबारा नहीं बन।
इससे ये होगा कि पावर कंट्रोल बैलेंस में रहेगी और सिस्टम चलता रहेगा इनका, जो इनकी 1 ईयर कंसल की टर्म है। और इससे ये भी है कि दो कंसल होने का फायदा कि एक कंसल जो है वो रोम को संभालेगा और दूसरा एक्सपेंशन पे काम कर सकता है, दूसरा बाहर जाके जंगे लड़ सकता है और एक रोम के सिस्टम को चला सकता है। तो दो कंसल होने का ये भी फायदा था रोम। तो लेकिन मेन इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि दो कंसल एक साल के लिए रखना, एक दूसरे की पावर को चेक करें। और वो कौन उनको संभालेंगे, नीचे 300 पेट्रिशियंस जो हैं वो उनको रूल करेंगे, और ऊपर दो कंसल ओवरऑल होंगे। लेकिन इसमें एक मसला है कि जब रोम अपने को रिपब्लिक कह रहा है तो रोम का रिपब्लिक होने का मतलब ये है कि सारी पावर लोगों के पास है। लेकिन यहाँ पे अभी रोमन्स ने तो पहले ही डिवीजन कर दिया है बिटवीन पेट्रिशियंस और प्लेबियंस, और प्लेबियंस को राइट ही नहीं दे रहा कि सेनेट में वो वोट करेंगे या वो कंसल चूज करेंगे। कंसल तो सेनेट चूज कर रहा है, सेनेट उन लोगों की बनी हुई है जो लोग अमीर हैं, जो लोग नोबल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो प्लेबियंस थे, जो ये थर्ड क्लास ऑफ पीपल थी, इन्होंने, जो आम लोग थे बेसिकली रोम के, उन्होंने काफी शोर डाला, लड़े सेनेट से, मुकाबला किया, और आखिरकार उन्होंने काफी अरसे की स्ट्रगल के बाद जबरदस्ती पेट्रिशियंस और रोमन को एज अ होल, उनकी जो हायर क्लासेस को फोर्स किया कि वो हमें भी वोटिंग की इजाजत दें, हमें भी हिस्सा बनाए रिपब्लिक का। तो आखिरकार तकरीबन आने वाले कुछ सालों में ये हुआ कि जो पेट्रिशियन से प्लीबियंस, उनको इक्वल राइट्स मिल गए, मतलब पेट्रिशियंस को, प्लीबियंस को इक्वल राइट्स मिल गए पेट्रिशियंस के, और वो बराबर सिटीजन माने जाते थे। और तब इन्होंने एक नया कोटेशन बनाई SPQR के नाम से, सेनेटस पॉपुलुस्क्यू रोमनस को कहा जाता है। वो क्या थी, उसका मतलब था द सेनेट एंड द पीपल ऑफ रोम। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था सेनेट वो लोग जो पेट्रिशियंस थे, जो हायर क्लास थे, और द पीपल ऑफ रोम जो प्लेबियंस, ये उन दोनों को रिप्रेजेंट करता था। और इन्होंने अपना रोमन रिपब्लिक का मोटो बना लिया, सेनेटस पॉपुलुस्क्यू रोमनस, द सेनेट एंड द पीपल ऑफ रोम। और ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा था कि आप जो प्लेबियंस हैं, पेट्रिशियंस हैं, वो बराबर हो, वो एक ही है, मतलब उनका सोशल स्टेटस जो है वो एक ही है। यहाँ तक समझ आ गई या कोई क्वेश्चन तो बताएं। बिल्कुल समझ आ गई है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे चलते हैं, आई गेस। हाँ जी, ठीक है। तो चलें, किसी ने कुछ नहीं कहता, चल ठीक है, मैं आगे कराता हूँ। अब इसमें हम एक और, मैं यहाँ बात ऐड करता जाऊँ कि रोम में ना हम एक चीज देखेंगे कि रोम में, क्योंकि ग्रीक्स भी यही कहा कहते थे कि रोम में 3 काइंड ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। वो मोनार्की पाई जाती है, एरिस्टोक्रेसी पाई जाती है, और डेमोक्रेसी पाई जाती है। मोनार्की क्या होती है कि बादशाह होती है सादा सिंपली। एरिस्टोक्रेसी होती है कि नोबल फैमिलीज रूल कर रही हैं। नोबल फैमिलीज रूल तो बादशाह भी रूल करेंगी, लेकिन नोबल फैमिली तो एक फैमिली कर सकती है। नोबल फैमिली रॉयल हाउसेज होते हैं, रॉयल फैमिलीज होती हैं जो सिस्टम चला रही होती हैं, और उनमें से सिलेक्ट हो रहा था किंग। और फिर आती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो मैंने कहा इलेक्ट होके प्रॉपर सिस्टम बनता है। रोम में ये तीनों इकट्ठी पाई जाती थी, और कभी कभी बताना मुश्किल हो जाता था कि ये इन तीनों में से कौन सी सबसे ऊपर है। तो इधर ये नजर, अभी जो अभी चीजें हमने पढ़ी है उसमें काफी क्लियरली नजर आ जाएगा कि जो दो कंसल है उनके पास पावर बहुत ज्यादा है, तो वो एक किस्म के मोनार्क्स ही हैं रोम। वो मोनार्की का सिस्टम चला रहे हैं। रोम की जो सेनेट है, जो पिट्रिशियन से बनी हुई थी, और इवन इस कोटेशन में सेनेटस पॉपुलुस की रोमनस में भी यही मसला है कि अभी भी उन्होंने सेनेट को अलग मेंशन किया हुआ, द सेनेट एंड द पीपल ऑफ रोम। ये नहीं किया कि द सेनेट खाली, या द पीपल ऑफ रोम को खाली नहीं किया। इसका मतलब ये था कि अभी भी वो मान यही रहते कि ओके प्लीबियंस का राइट पेट्रिशियंस के बराबर कर देंगे, लेकिन प्लीबियंस अभी भी कम तरह। तो ये तो एरिस्टोक्रेसी का सिस्टम है ना, कि सेनेट ही सब कुछ चूज कर रही होगी, सेनेट, और वो भी हायर क्लास की होगी, नोबल फैमिली की सेनेट होगी। और डेमोक्रेसी ये कि प्लीबियंस को जो राइट दिए थे कि आप वोट कर सकते हैं, तो वो एक किस्म की डेमोक्रेसी की थी। तो रोम में मुसलसल आपको ये तीन चीजों की स्ट्रगल नजर आ रही होगी, तीन सिस्टम्स की, जो तो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। पता नहीं चल रहा कि कौन सा सिस्टम रोम को रूल कर रहा है आने वाले सालों में। तो इसके बाद ये है कि मैं एक मिनट देख लूंगी कोई जरूर, एक चीज। मिनट। आपने बताया मोनार्की, और हम्म। दूसरा ये जो नोबल फैमिली का रूल था, तीसरा कौन सा का है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ओके ओके। तो बाकी सेनेट का ये काम है कि सेनेट लॉ बनाता है, लॉ पास करता है, और वो कंसल सेलेक्ट करता है। कंसल के साथ साथ एक और पोजीशन भी थी, डिक्टेटर की पोजीशन। डिक्टेटर की पोजीशन का क्या सिस्टम था कि डिक्टेटर की पोजीशन ये थी कि अगर रोम को खतरा हुआ और रोम के हालात खराब हुए, तो रोम अपने किसी जनरल से, पुराना जनरल फौज का या कोई बंदा जो एक्सपीरियंसड है, उसको पावर में ले आएगा जब तक वो मसला हल नहीं हो जाता। और इसकी एग्जांपल ये सिस्टनैटिस एक आदमी था, एक जनरल था, और वो अपने फार्म पे रहता था। रोम को कहते हैं खतरा हुआ, कहानी ये है, खतरा हुआ तो उन्होंने सिस्टनैटिस को बुलाया कि तुम आगे रोम को बचाओ।
वो आया और उसने जंग लड़ी, और उसके बाद जंग लड़ने के बाद उसने अपनी पावर दे दी। तो ये डिक्टेटरशिप का आइडिया कहते हैं सिस्टनेटस की सरकत से डिड्यूस हुआ रोम में, और उन्होंने ये एक्चुअल पोजीशन रख दी कि इन केस रोम को खतरा होता है तो डिक्टेटर एक बंदा बन सकता है रोम की हिफाजत करने के लिए। और इसमें बाद में कहते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका के लिए भी जब 2 साल की ईयर 2 ईयर टर्म बनाई के प्रेसिडेंट की, वो सारा तो वो इधर से ही वो पिक किया था रोमन्स का ये सिस्टम और डिक्टेटरशिप का सिस्टम जो उन्होंने तब बनाया। अब बात ये होगी रोम का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब रोम ने आगे एक्सपेंशन कैसे की, एक्सपेंशन भी हमारा मेन अब पार्ट है। रोमन्स जो हैं अब उन्होंने अपने इनकी खासियत ये थी कि जब ये लड़ते थे जंग, तो रादर कि ये दूसरी कौमों पे जाके ट्रिब्यूट इम्पोज करें, जैसे हम जिजिया लेते हैं ना, उस तरह हमारा जिजिया का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम पैसे उनसे लेते हैं ना कि कोई माल चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। नियत बिल्कुल और है, सिस्टम का डिजाइन और है, लेकिन रिगार्डलेस हम ट्रिब्यूट ले रहे होते हैं जब हम कॉन्कर करते हैं। लेकिन रोमन्स ने सिस्टम ये बनाया था कि वो मुआहदा कर लेते, जब वो कॉन्कर करते हम भी करते थे मुआहदा, मैं हमारा कंपैरिजन नहीं करा बाय द वे। लेकिन रोमन्स ट्रीटी बनाते थे, अलायंस बना लेते थे, मुआहदा कर लेते थे, और जिनसे जंगे लड़ते थे। इसलिए रोमन्स ने अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी। और कहते हैं कि सबसे जो इसको इनको बड़ा चैलेंज मिला था वो यहाँ से मैसेडोनिया से मिला। क्योंकि मैसेडोनिया यहाँ पे है, मैसेडोनिया तकरीबन मैसेडोनिया से मिला, कि मैसेडोनिया में अलेक्जेंडर का रिश्तेदार रहता था। अलेक्जेंडर का दौर, अब हम आगे जा रहे हैं ना हिस्ट्री में, तो ये सालों साल पे चीजें हो रही हैं। मैंने बताया था कि 200 साल तो उसकी किंगशिप रही है तकरीबन। तो अब रिपब्लिक बन गया, तो रिपब्लिक आने वाले काफी साल रहा है। तो उसमें ये हुआ कि इनकी 270 बीसी में कहते हैं अलेक्जेंडर के कजन था या रिश्तेदार था, उससे लड़ाई हुई उसकी फोर्सेस से। अलेक्जेंडर तो चला गया था, लेकिन उसके बाद इनकी लड़ाई हुई रोमन्स की, इन्होंने उसको हराया, और उसको हरा के इन्होंने पूरे इटली पे कब्जा कर लिया। इन्होंने ग्रीक कॉलोनीज पे कब्जा कर लिया। और ये जो बेसिकली येलो नजर आ रहा है सारा इटली है, जिसपे इन्होंने तो इट्रस्कन जो थे वो खत्म हो गए, और इन्होंने उन पे और ग्रीक्स पे और सारों पे रोम इटली के अंदर अंदर इन्होंने उनको कैप्चर कर लिया। अब रोम की इतनी अभी तो पावर बन गई थी, लेकिन अब रोम को एक अगला कंपेटिटर मिला। यहाँ पे थोड़ी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि रोम को उसका अगला कंपेटिटर मिला कार्थेज की शक्ल में। अब कार्थेजिनियंस के बारे में बात करते हैं, ये हमारी स्टोरी का सेकंड पार्ट है कि जो कार्थेज के लोग थे ये कौन थे। कार्थेज जो था ना, ये एक मतलब ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स थे, और ये बहुत साल पहले, और ये ट्रेडिंग करते थे, और ट्रेडिंग करते करते इन्होंने कॉलोनीज बनाए डिफरेंट जगहों पे, जो ये पिंक में नजर आ रही होंगी आपको। ये इन्होंने मतलब ये एरिया जो है ना, ये अफ्रीका का एरिया सारा, पिंक वाला और जो व्हाइट वाला नीचे एरिया, तो साउथ में ये सारा एरिया में इन्होंने डिफरेंट जगहों पे कोई ट्रैवल करते, और ये स्पेन का इलाका ये वाली साइड, तो यहाँ पे भी, और इन्होंने दरमियान में छोटे छोटे आइलैंड पे अपनी कॉलोनीज बनाई। और ये जो दरमियान में व्हाइट और पिंक आइलैंड नजर आ रहा है ना, इसको सिसली कहते हैं। ये क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट होने वाला है इसलिए बता रहा हूँ। तो ये कार्थिजिनियंस से ट्रेडिंग करते थे, कॉलोनीज बनाते थे, अमीर बहुत थे ट्रेडिंग से, और इन्होंने काफी लैंड ऑक्यूपाई किया हुआ था। और उधर रोमन्स थे, वो भी अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाए, इटली को कैप्चर करने का बढ़ा रहे थे। अब इन दोनों की नजर सिसली पे थी, इस दरमियान के आइलैंड, क्योंकि इन दोनों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था कि ये इसको दोनों कैप्चर कर ले, जिसने पहले कैप्चर कर लिया उसके फायदे में रहेगा। लेकिन पर लंबी स्टोरी है कि रोमन्स के साथ रोमन्स ने क्या वजह हुई कि कार्थेज और रोम की जंग होगी आखिरकार। और जिसको प्यूनिक वॉर कहा जाता है, क्योंकि लैटिन में कार्थेज को प्यूनिक्स कहते थे, कार्थेजिनियंस को प्यूनिक्स कहते थे, तो इसलिए उसको प्यूनिक वॉर कहा जाता है। और टोटल में 3 प्यूनिक वॉर हुई थी, 3 जंगें हुई थी कार्थेज के साथ रोम की, और ये बड़ी हिस्ट्री की बड़ी बड़ी जंगें जो कि मानी जाती हैं। और सिसली के ऊपर सबसे पहली जंग हुई थी, इस वाइट आइलैंड के ऊपर जो दरमियान में दोनों के आता है। तो इसमें जंग में ये है कि इसके बारे में, इसमें कहानी तो इसकी बहुत लंबी हो, तो उस पर 2 लेक्चर लग जाएंगे अगर मैं उसको पूरी पहली यूनिक वॉर सुनाने लग पड़ूँ, वो काफी लेंथी है। लेकिन इसमें काफी रोम ने बड़े कमाल की चीजें करके दिखाई, और हमें उनकी अडेप्टेबिलिटी पता चलती है मिलिटरीली, क्योंकि वो कहते थे कि मिलिट्री इनकी बहुत पावरफुल है, तो वो बड़ी यहाँ पे जंग में शोकेस हुई, तो मैं अभी बताता हूँ। लेकिन कार्थेज के बारे में जरा 2-3 पॉइंट। कार्थेज क्योंकि ट्रेडर्स थे तो पैसा बहुत था इनके पास, पैसा बहुत था, तो ये क्या करते थे, इनके अपने फौजी तो कम थे, ये बाहर से फौजी हायर करते, जिनको मर्सनरीज कहा जाता है हिस्ट्री में। ये लोकल्स नहीं होते, मर्सनरी जो होता है ना, वो किसी और मुल्क का किसी और जगह का होता है। ये ग्रीक सिटी स्टेट से, ट्रस्कन्स के, कई डिफरेंट जगहों से, पूरी दुनिया से ये फौजी लेते थे, खरीदते थे, उनको पैसे देते थे, और जंग लड़ने के लिए उनको खरीद लेते थे। तो इनके पास पैसा था, तो बेसिकली अमीर ज्यादा थे ना, तो इनकी इनकी अपनी फौज कम थी, ये बाहर के बंदे खरीद के स्पेशल एक्सपर्ट्स लेके आते थे जो इनकी जंगें लड़ेंगे इसके लिए। तो एक ये था फायदा। दूसरा, इनके पास शिप्स बहुत थी, क्योंकि कश्तियों में इन्होंने ट्रेडिंग की थी पूरी जिंदगी, तो इनको फ्लीट्स, पूरी पूरी कश्तियों की फ्लीट थी, और बड़ी बड़ी कश्तियों की। और इससे ये है कि कार्थिजिनियंस नेवल पावर बहुत स्ट्रांग थी। रोमन्स जमीन पे लड़ रहे थे फिलहाल, तो उनको शिप्स ना, इनके पास शिप नहीं रोमन्स के पास,
और जब इन्होंने शिप्स बना ली तो इनको शिप्स में लड़ना नहीं आता था। तो जब रोम और कार्थेज का पहली प्यूनिक वॉर में सामना सामना हुआ तो रोम को सबसे बहुत मार पड़ी शुरू में, और रोमन्स भी इनका मुकाबला हुआ तो रोमन कश्तियां बहुत जल्दी कार्थेज की कश्तियों के सामने फारिग हो। लेकिन फिर क्या हुआ कि रोमन्स की रेपेबिलिटी के बारे में जो मैंने बताना है कि रोमन्स ने क्या किया कि रोमन्स को पता था कि हम जमीन पर अच्छा लड़ते हैं, हम शिप्स पे, हम पानी पे कभी नहीं अच्छा सकते। तो रोमन्स ने अपनी शिप्स जो बनाई, फ्लीट तैयार की ना, उसमें कीज ऐड, ये ब्रिज ऐड किया। इस तरह की इनकी शिप्स होती थी, ये ब्रिज ऐड किया, इसको गैंगवे भी कहा जाता है। ये गैंगवे ऐड किया, ये ब्रिज के तौर पे एक्ट करता था। और क्या होता था कि जब ये कश्ती दूसरी कश्ती के बाद दुश्मन की कश्ती के पास जाती थी तो ये गैंगवे जो है ना, कोई ऐसा स्पाइक लगा हुआ है, तो ये स्पाइक जाके दूसरी कश्ती पे हिट करता था और ये एक ब्रिज की तरह बन जाता दोनों कश्तियों के दरमियान। और फिर रोमन्स कश्ती क्रॉस करके उनकी कश्तियों पे हमला करते थे, और रोमन्स बेसिकली समंदर पे होते होते जमीन पे लड़ रहे, मतलब वो क्योंकि उनको पता था हम नेवल बैटल नहीं जीत सकते, लेकिन हम ब्रिज बना के दूसरे की कश्ती में चढ़ के उस पर, उसकी कश्ती के ऊपर खड़े होकर जरूर लड़ सकते हैं। और इस तरह रोम ने इस एडवांसमेंट की वजह से, और जबकि रोम के पास कभी नेवल फ्लीट नहीं थी और पहले कश्तियां तैयार की, उसके बाद उसमें चीजें एडिशन की, रोम ने जंग पहली प्यूनिक वॉर बड़े आराम से जीत ली। और जो कारथेज है वो जंग हार गया। कारथेज की हारने की और भी दो तीन वजूहत थी कि एक तो मर्सनरीज हायर करता था, तो मर्सनरीज जो होते थे वो लॉयल नहीं होते थे कारथेज के साथ, मतलब वो उनको कोई लॉयल्टी नहीं थी ना जमीन से अपनी अपने लोगों से, क्योंकि वो कारथेज के लोग ही नहीं थे। दूसरी बात ये भी है कि जो मर्सनरीज होते हैं वो डिफरेंट जगहों से थे, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, तो उनसे कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होता था, उनको वॉर प्लान समझाना बहुत मुश्किल होता था। तो इसलिए दो तीन दफा इसलिए भी इनका कार्थेज की हारने की ये भी वजह थी। लेकिन यहाँ पे हमें एक बड़ा पार्ट नजर आ गया कि जो रोमन्स हैं वो जंग में अडेप्ट बहुत जल्दी कर जाते हैं डिफरेंट सिचुएशन के मुताबिक, जैसे उन्होंने सी में किया। उसके बाद ये है कि सेकंड प्यूनिक वॉर हुई। सेकंड प्यूनिक वॉर सिसिली पे तो रोम ने कैप्चर कर लिया, ये येलो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये कैप्चर कर लिया। लेकिन और फिर ये स्पेन की तरफ बढ़ रहा था रोम यहाँ से कश्तियों के जरिए अपने, तो कार्थेज ने इससे सेकंड वॉर लड़ी। और सेकंड वॉर कार्थिज ने बदला लेने के लिए लड़ी थी। पहली और सेकंड वॉर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें एक बड़ा कमांडर हिस्ट्री का, हैनाबेल कहते हैं उस कमांडर को, HANNIBAL, हैनाबेल कहते हैं। हैनाबेल बड़ा मशहूर कमांडर है क्योंकि हैनाबेल ने क्या किया था कि उसने पहली दफा हिस्ट्री में एक बड़ी हाथियों की फौज ली थी, और उन हाथियों की फौज को पहाड़ों से क्रॉस करा के रोम पे हमला कर दिया था उसने। तो उसकी एलिफेंट आर्मी, और उसने किया था तो ये बड़ा, उस जमाने के हिसाब से बहुत ही बड़ा फीट था कि आपने पहाड़ क्रॉस कराए, वो भी हाथियों के ऊपर बैठे हुए फौजियों को, और पूरी हाथियों की फौज पहाड़ क्रॉस करके पहुंच गई रोम। और उन्होंने फिर बेसिकली वो, अगर मैप पे देखें तो वो उन्होंने कुछ इस तरह की हरकत की थी कि उन्होंने यहाँ से क्रॉस करके स्पेन के होते हुए यहाँ से एंट्रेंस की थी, तो बेसिकली दरमियान में पहाड़ आते हैं, उनको उन्होंने क्रॉस किया और उन्होंने रोम पे हमला किया। लेकिन इसके बावजूद रोमन की सुपीरियोरिटी बहुत थी और कार्थिज फिर जंग हार गया। दूसरी दफा जंग हारा, और तीसरी दफा फिर रोम को इतना था कि अब कार्थिज को मैप से खत्म करना, तो रोम ने कार्थिज पे हमला कर आखिरकार कार्थिज को मैप से मिटा दिया। इसलिए आज वर्ल्ड मैप पे कार्थिज मिलता नहीं, क्योंकि कार्थिज का वजूद ही नहीं रहने दिया, रोम ने उसको तबाह करके रख दिया। ये थी थर्ड प्यूनिक वॉर, और ये प्यूनिक वॉर खत्म हुई, और रोम की जो इन्फ्लुएंस ये है कि रोम यहाँ पे इतना फैल गया, कार्थेज पे भी कब्जा कर लिया और सारा। इसके बाद रोमन्स जो है वो आखिर ग्रीक सिटी स्टेट्स की तरफ बढ़े, मैसेडोनिया की और ये वाली सिटी स्टेट्स जो हमने पहले एथेंस की पढ़ी थी, और ये वाली इन सिटीज पे बढ़े। और रोमन्स ने क्या किया कि इनको कैप्चर करना शुरू किया, और वही बात है कि इनसे मुआहदे भी करते रहते थे, इसलिए इन्होंने ग्रीक्स को मारा नहीं ना इनको कुछ ऐसा किया, बल्कि इन्होंने क्योंकि मैंने कहा कि इन्होंने अपनी गवर्नमेंट और मिलिट्री का सिस्टम एट्रस्कन से उठाया था, ग्रीक से इन्होंने उनका सोफिस्टिकेटेड कल्चर उठाया, क्योंकि रोमन्स पॉलिटिकली तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे, पॉलिटिकली बहुत ही मतलब स्ट्रांग थे, और क्या नाम है, मिलिटरीली। लेकिन जो रोमन्स थे वो कल्चरली इतने कोई पावरफुल नहीं थे, मतलब आर्ट्स और साइंसेज में, तो ग्रीक्स का वो थी, तो उन्होंने अफेक्ट करना शुरू कर दिया। इसलिए अब जो रोमन्स पहले एक जमाने में सिर्फ लैटिन बोलते थे, अब उनकी रोमन्स की एलीट क्लास जो थी पेट्रिशियंस की, वो ग्रीक भी बोलने लग गई, और उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी। और इससे ये है कि रोम का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता रहा। और उसके बाद स्पेन पे भी इसने कब्जा कर लिया। ये स्पेन है, और ये रोम है, और ये सिसिली है, ये कार्थेज है, ये ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं, और इस तरह ये पूरे यानी इस मेडिटेरेनियन के इलाके को इसको कहेंगे ना, रोम ने उस पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे हमारा आखिरी पार्ट आता है आज का कि रोम ने इसके बाद क्या किया, कि आप जब इतना एरिया पे आप कैप्चर कर लेते हैं ना, तो फिर आपके पास पेजेंट्स आते हैं, आपके पास वो वाले लोग आते हैं जिनके आपने घर तबाह किए थे, जिनकी अपनी जमीनें तबाह की थी। तो वो वाले लोग जो हैं, अब उनके पास कोई जॉब नहीं थी, उनके पास कोई काम नहीं था रोम में, तो उन्होंने बगावत ही शुरू करनी थी, उन्होंने तंग करना था रोम को, तो उन्होंने बहुत देर तंग किया।
और रोमन्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था इन पेजेंट्स को कुछ करने के लिए। और क्लास सिस्टम फिर ही रोमन्स का वही पुरानी तरफ जा रहा था, जहाँ पे एक हायर क्लास थी, एक लोअर क्लास थी। पेट्रिशियंस की क्लास थी, मतलब सेनेट थी, और अब नीचे पेजेंट्स बन रहे थे। वो पेजेंट्स जो डिफरेंट इन इलाकों से आए हुए थे, जहाँ पे रोमन्स ने कैप्चर किया था ये एरिया। तो फिर इनको रोमन्स को क्या सूझी, रोमन्स का एक जनरल था, जनरल मारियस उसका नाम था। और मारियस ने डिसाइड ये किया, और ये बड़ा पिविटल डिसीजन है हिस्ट्री में, क्योंकि आगे इसका बहुत बड़ा काम आएगा, कि मारियस ने जो हरकत की वो ये की कि इसने जो ये पेजेंट्स थे ना, इनको हथियार दे दिया। और इनको हथियार देके कहा कि तुम अगर फौज में सर्व करोगे ना इतने साल, तो हम बदले में तुम्हें लैंड देंगे, और अपनी पूरी टर्म करो और उसके साथ लैंड ले लो वापस, जब तुम अपनी टर्म पूरी कर लो जंग में, और जंग में साथ दो और तुम्हारा काम होता रहेगा। और इसने दर पेरेंट्स को आर्मी में करके ऐड करके उनको लैंड मारना शुरू किया। अब शुरू में तो ये बड़ा छोटा सा एक काम लगता है जो मारियस ने यहाँ पे किया, कि वो एंड ऑफ सर्विस पे जनरल्स को, वो एंड ऑफ सर्विस पे जो है इनको लैंड दे देगा। लेकिन इसकी वाइडर इम्प्लीकेशंस ये होती हैं कि जो ये जो फौजी होंगे, ये पेजेंट्स जो होंगे ना, अब ये ज्यादा, क्योंकि ये लोकल नहीं है, जैसे कार्थेज के मर्सनरीज लोकल नहीं थे, तो ये क्या होंगे, ये ज्यादा लॉयल किसको होंगे, ये जनरल्स को लॉयल होंगे, ये जिन्होंने हायर किया उनके लिए लॉयल होंगे। तो अब जैसे मारियस है, तो वो मारियस को लॉयल थे, वो लोगों, बाकी रोमन को नहीं लॉयल थे, ये ना वो रोम के साथ उनकी कोई लॉयल, उनको रोमन रिपब्लिक से कोई नहीं कर्ज था, उनको अपने जनरल से था, जो उनको सिटी, जो उनको कह रहा था मैं तुम्हें बाद में लैंड। तो एक तो ये बात कि अब आपका सिस्टम ऐसा रोम में डिवीजन आने लग पड़ी कि ऐसे पैसे वो बन रहे थे, ऐसी आर्मी बन रही थी जो आर्मी रोम का हिस्सा, पर्टिकुलरली रोमन्स नहीं थे, और वो आर्मी का हिस्सा थे। तो एक तो लॉयल्टी उनकी ज्यादा थी रोमन सेनेट के साथ नहीं, रोम के लोगों के साथ नहीं, बल्कि रोम के जनरल्स के साथ जो उनको हायर कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि जब आप ऐसी फौज बनाते हैं जो कि जिनको आप प्रॉमिस कर देते हैं कि उनको लैंड देंगे, तो आपको ऑब्वियसली लैंड चाहिए भी, तो लैंड देने के लिए अपनी फौजियों को, अब एक फौज में 300 फौजी है, तो 300 लोगों को लैंड भी तो देना है ना आपने। तो ज्यादा लैंड के लिए आपको ज्यादा लैंड कैप्चर करना पड़ेगा, और ज्यादा जंगें लड़नी पड़ेंगी। तो इसलिए फिर रोम को अगला काम करना पड़ा, वो था अपनी एक्सपेंशन। और रोम ने पूरे इस एरिया में अपने मेडिटेरेनियन का, जिसको इलाका कहा जाता है, ये सारा, इसमें अपनी इसने, और इसने यहाँ पे रोम से, यहाँ से शुरू हुआ था, ये नीचे कार्थिज का इलाका था, ये हिस्पानिया बेसिकली स्पेन का इलाका है। और ये यहाँ, तो आई थिंक यहाँ पे काफी इंफॉर्मेशन आज ज्यादा हो गई है, तो यहाँ पे हम लोग, अगर कोई सवाल है तो पहले पूछें, और फिर हम डिस्कस कर लेते हैं दो तीन और बात। अब मुझे तो क्लियर है काफी, लेकिन अभी बाद में कुछ टर्म्स हैं जो आप वो लिख के करोगे ना ग्रुप में शेयर, वहाँ क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, तो अगर किसी और का क्वेश्चन है तो जरूर पूछे। अच्छा, अगेन वही क्वेश्चन फिर आएगा कि ग्रीक्स का रिलीजन क्या था, मतलब वो भी आइडल वर्शिपर्स से। ग्रीक्स तो ग्रीक गॉड्स की पूजा करते थे ना, ज्यूस है, जुपिटर हाँ है, हाँ, और क्या अच्छा क्या अच्छा अच्छा। नाम है, अच्छा, और ये जो हरकुलिस है ये भी ग्रीक था, रोमन था? ग्रीक गॉड। ग्रीक गॉड, ठीक है। बहुत सारे ये प्लैनेट्स के नाम पे ग्रीक गॉड्स भी, स्टार्स का नाम क्या और प्लैनेट्स का नाम ग्रीक गॉड्स पे बेस्ड है मोस्टली। अच्छा, ये मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आपने बताया कि ग्रुप ऑफ पीपल थे कार्थेज, और जो कॉलोनीज ने अपनी बनाई हुई थी, तो मतलब वो उनका ओरिजिन कहाँ है, वो कहाँ से है, आए वो कहाँ से? कार्थेजिनियंस जो थे ना, ये ट्रेडिंग कर रहे थे मेडिटेरेनियन में, मतलब ये सी के एरिया में ट्रेडिंग कर रहे थे। और ट्रेडिंग करते करते बेसिकली इन्होंने कॉलोनीज बनाई। कोई हमें नहीं पता कि ये नहीं, ये मिडिल ईस्ट वाली साइड से निकले थे, इनका ये तो पता था कि यहाँ पे हैं, और इन्होंने यहाँ पे आगे कॉलोनीज बना ली अपनी। मतलब ये समझ लें कि ये ग्रीस की साइड से ही आए थे, लेकिन ये ग्रीक्स नहीं थे, कार्थेजिनियंस एक्चुअली। ओके, ठीक है। दूसरा ना मेरे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि जितने भी हम ये चीजें पढ़ रहे हैं वो ये कि ये सारे जो है वो जमीन के लिए लड़ रहे हैं, मतलब कि जमीन एक्सपैंड, मतलब अपना जो पावर है उसको बढ़ाना है। अ, तो इनको फिर, हालांकि इनको फिर इतनी ज्यादा फतवाहत कैसे मिल जाती हैं, क्योंकि इनका पर्पस जो है वो ठीक नहीं है। पर्पस इन उनके हिसाब से, उनके फौजियों में तो बिल्कुल उनके ठीक, हिसाब जैसे से मैंने आज ये पॉइंट, जैसे मैं अभी ये पॉइंट ऐड कर रहा हूँ ना कि वो क्यों लड़ रहे थे रोमन्स का, तो एक्चुअल जेन्युइन रीजन था, उन्होंने लैंड देना था फौजियों को, वरना इतने बड़े पेजेंट्स की इतनी बड़ी फौज थी, वो सारी आपके खिलाफ हो जाए अगर आप उनको लैंड नहीं दे रहे वादा करने के बाद।
तो मारियस की इस हरकत पे कि वो लैंड दे रहा है उनको, ये जनरल का उसने जो लॉ ये लॉ पास किया उससे ये होगा, सेनेट ने हरकत कर दी कि अब उसने लैंड देना शुरू किया, तो लैंड अब करना भी तो है, कैप्चर उसको जाता है। तो और रोम की पॉलिसीज काफी इस हिसाब से तो अच्छी थी कि रोम ने एग्रीमेंट्स बना रहा था, रोम कल्चर तबाह नहीं कर रहा था, जैसे अलेक्जेंडर कल्चर तबाह नहीं कर रहा था, रोम भी कल्चर तबाह नहीं कर रहा था। अलेक्जेंडर इन्फ्लुएंस कर रहा था, रोमन्स तो इन्फ्लुएंस भी नहीं कर रहे थे, रोम तो उल्टा इन्फ्लुएंस हो गए थे सारा ग्रीक से, और रोम शुरू में भी इन्फ्लुएंस थे ट्रस्कन से। तो रोम तो इन्फ्लुएंस थे ज्यादा, रोमन्स का कल्चर तो एक किस्म का प्रॉपर प्योर रोमन कल्चर नहीं था, चाहे वो जितना भी इसको मानना चाहेंगे। अच्छा नहीं, मुझे ये भी लगता है कि जो लैंड को इन्वेड करना ये ह्यूमन नेचर में है, कि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इक़्तिदार, ज्यादा से ज्यादा ताकत उसके अंडर आ जाए। डेफिनेटली लैंड के साथ रिसोर्सेज आते हैं, रिसोर्सेज के साथ आपकी ताकत बढ़ती है, इक़्तिदार बढ़ता है लोगों पे ज्यादा, और ये नेचुरल है। तो इस्लाम जो है या दीन है वो इसको मॉडिफाई करता है कि आप इन्वेड करो बट फॉर अ पर्पस, गुड पर्पस, के अल्लाह की पर्पस के लिए इसे फैलाओ, ना कि अपनी जाती तस्कीन के लिए इसको करो। तो मुझे लगता है कि लैंड, हम शुरू से सुन रहे हैं, हिस्ट्री जब से चल रही है उसमें यही होता था कि एक कबीला दूसरे पे, बहुत ट्राइब्स अगर आप एंशियंट भी सुनते हैं तो यही है कि एक जो था ट्राइब वो दूसरे पे अटैक कर देता था क्योंकि उसको उसकी लैंड पसंद आ जाती थी, उसमें रिसोर्सेज ज्यादा होते थे। तो पावर जो है भी पावर गेम ही चल रही होती है यहीं पे। तो अभी जो पूछा है मेरे बिल्कुल, ये भी शिफा फैक्टर है वही मैं कह रही हूँ ना कि फैक्टर। लैंड का भी नेचर में, हमारी हो सकता है कि हम नेचर भी चाहते हो ना। बिल्कुल हाँ शिफा, ऐसा ही है। शिफा ये कह रही है कि वही मुझे पूछना चाह रही है शिफा, कि लैंड पे क्यों इतना ज्यादा जोर होता था, वो इसीलिए था कि ये हमारी ह्यूमन में है कि हमें पावर चाहिए। और ये भी तो है ना कि हम देख रहे हैं कि पर्पस तो है किसी ना किसी, उस उनकी सोच से उनका तो पर्पस था। चाहे ज्यूज का, चल ज्यूज ने तो फैलाना नहीं था, उनको तो वो खास लोग थे, उनका चाइनीज वाला ही मसला था। लेकिन जो क्रिश्चियंस थे उनकी भी, अब ये पढ़ेंगे आगे, तो उन्होंने भी एक्सपेंशन इसलिए की थी क्योंकि उनको था कि बस इन्फ्लुएंस करना है दुनिया को। रोमन्स जो थे वो पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस के लिए नहीं थे, लेकिन उनको सिस्टम ना बढ़ाना था, और रोम पे रोम का तो ज्यादा लड़ाइयाँ, जैसे भी ये कार्थेज वाली हुई ये बड़ी लड़ाई, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में भी बता दिया कि रोम की कार्थेजिनियन से लड़ाई जो थी वो ज्यादा लैंड के लिए नहीं थी, बल्कि लैंड के लिए ही थी, सिसिली को कैप्चर करने के लिए। लेकिन उसका ये था कि दूसरा कोई पंगा कर रहा है तो रोम को रोकने के लिए पहुंच जाता। तो मोस्टली बैटल इसलिए भी हिस्ट्री में लैंड पे हो जाती हैं कि लैंड पे कोई और फैक्टर होता है जिसकी वजह से रिसोर्सेज सबसे बड़ी बीमारी बन जाती है ना लोगों नहीं की, भाई, कि लैंड रिसोर्सेज चाहिए। लैंड और पावर चीज ही ऐसी है। आप, ये घर घर की कहानी है। हमें पावर चाहिए होती है, एक दूसरे के मुकाबले में चाहिए होती है, स्कूल कॉलेज में एक दूसरे से ज्यादा पावर चाहिए होती है, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट में। और लैंड की एक लैंड और कर लो। लिंक में करता हूँ बात आपकी कि लैंड इसलिए भी चाहिए कि अगर ना जब पैसे इंट्रोड्यूस हुए ना, मनी एक्चुअल कॉइन्स देने लग पड़े तो फौजियों को पे मिलती थी। ये रोमन्स का नहीं है, हिस्ट्री में वैसे बात कर रहा हूँ। तो पे मिलती है तो कॉइन्स चाहिए ना पे के लिए, तो कॉइन्स बनती है सिल्वर से, सिल्वर के लिए आपको सिल्वर माइन करना पड़ता है, और सिल्वर माइन करने के लिए आपको ज्यादा माइनर्स चाहिए, और जब ज्यादा माइनर्स चाहिए तो आपको ज्यादा माइनर्स कहाँ से मिलेंगे, स्लेव्स की शक्ल में। और स्लेव्स आपको कहाँ से मिलेंगे, जब आप डिफरेंट जगहों पे हमला करेंगे और आपको ढेर सारे पेजेंट्स और स्लेव्स वहां से आप पकड़ेंगे प्रिजनर्स के तौर पे और उनको स्लेव्स बना लेंगे। तो आपकी मजबूरी थी, आप इस लूप में फंस गए थे कि अगर फौजियों को पे करना है और पैसे पर, तो आपको सिल्वर चाहिए, सिल्वर के लिए आपको फिर ढेर सारे स्लेव्स चाहिए, और स्लेव्स जो माइनिंग करेंगे आपके लिए। और वो स्लेव्स जंग के अलावा कहीं से नहीं मिलते थे इस तादाद में, अनलेस आप अपनी कौम को स्लेव करने लगते हो। तो पैसे भी एक फैक्टर है इसमें, तो इन दी एंड। कोई और टॉपिक है, कोई हमने करना है इसमें? नहीं, मेरे ख्याल से मुझे यही था कि कोई क्वेश्चन हो क्लियर करनी है, बात करनी है, मेरा हाँ ताकि नहीं, ये हम फिर काफी रिच था, काफी रिच था। हाँ पूछे पूछे। मीटिंग का ना टाइम लेस देन 1 मिनट रह गया, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर मैं ग्रुप में पूछ लूंगी इंशाल्लाह, हम दोबारा या शेयर मीटिंग चलो दोबारा। ग्रुप में पूछ लेना हाँ, ग्रुप में ग्रुप में पूछ लेना। पूछ सकते हैं। कल हम, अगर कोई सवाल है तो जरूर फिर हम दोबारा कर लेते हैं, मुझे ग्रुप में बता दें, अगर चाहते हैं कोई मैसेज कर दें, अगर दोबारा चाहते हैं हम दोबारा कर लेते हैं। चल ठीक।